स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में विद्युत धारा चैप्टर से कुछ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आपको बता चलूँ आज के जो मैं सवाल आप लोगों को कराने जा रहा हूँ या 10th और 12th दोनों ही क्लास के स्टूडेंटों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बच्चों विद्युत धारा चैप्टर 12th क्लास फिजिक्स में भी आता है और विद्युत धारा चैप्टर 10th क्लास फिजिक्स में भी आता है, यानी दोनों ही क्लासों के स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आपको बताता चलूँ कि मुझे जिन दो सवालों को यहाँ पे सॉल्व कराना है, समय बचाने के लिए मैंने उनको ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। ठीक है, मैं बारी बारी से इनको पढ़ूंगा और इनको सोल्यूशन को आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए ये क्या कहा, दिए गए परिपथ में देखिए हमको एक सर्किट दे रखा है। ठीक है, तो दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। क्या देखिए पहले नंबर 1 को बताना बच्चों हम लोगों को ए तथा वी के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखिए यहाँ पर टर्मिनल आप देख पा रहे हैं, एक बिंदु ये ए है, दूसरा बिंदु बच्चों ये है। ठीक है, इस ए और बी के बीच में इसका प्रतिरोध बताना है। दूसरे नंबर पर हमें क्या बताना है बच्चों, धारा का मान, यानी इस सर्किट के अंदर हमें धारा कितनी, मतलब इस सर्किट के अंदर धारा का मान कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, और तीसरे नंबर बताना बच्चों ए और सी, ए पॉइंट ए है बच्चों, सी पॉइंट ए है, इनके बीच में कितना विभव होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बच्चों में 3 चीज़ें बतानी है। पहले पूरे परिपथ का यानी ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है। ठीक है, फिर इस सर्किट के अंदर हमें धारा का मान बताना है और ए और सी के बीच में क्या बताना, आपको विभवांतर बताना है लास्ट वाले टॉपिक पे। ठीक है, अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उसको समझ लेती है। 1 किलोवाट घंटा को जूल में हमें बदलना है, यानी हमें ये बताना है दूसरे क्वेश्चन में कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को। अब देखिए स्टैंड इस सर्किट के अंदर कुछ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध दे रखे हैं, इनकी व्यवस्था दे रखी है। अब इनको सॉल्व करने के लिए बच्चों हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और कौन कौन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। वो कैसे पता चलता है बच्चों, वो पता चलता है धारा से। किससे बच्चों, धारा से। अगर प्रतिरोधों के अंदर धारा समान बह रही है, प्रतिरोधों में अगर धारा समान बह रही है यानी एक ही धारा बह रही है, तो बच्चों वो होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, और समांतर क्रम में क्या होता है उसको समझ लीजिए बच्चों, जब प्रतिरोधों के अंदर धारा अलग अलग बहती है, धारा अलग अलग बहती है, ठीक है, तो वो होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, ठीक है, लेकिन समांतर क्रम में धारा अलग अलग रहती है प्रतिरोधों में। तो इसी बात को लेकर के हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए स्टैंड जैसे ही हम यहाँ से सर्किट को ऑन करेंगे, कुंजी है चटकने जिसको हम बोलते हैं, जब ऑन करेंगे स्टैंड, ठीक है, तो यहाँ से जो बैटरी लगी यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये करंट है आई, और यही देखिए इसमें हम इस आई का मान भी हमें निकालना होगा, इस आई को भी निकालेंगे, इसका दूसरे नंबर पर यही पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए अब ये करंट यहाँ से होता हुआ बच्चों यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। तो इस पॉइंट पर देखिए एक प्रतिरोध इधर है, एक प्रतिरोध इधर है। ठीक है, मान लीजिए एक बल्ब उधर जल रहा है, एक बल्ब इधर जल रहा है। ठीक है, तो कुछ करंट बच्चों इधर बढ़ जाएगा और कुछ करंट बच्चों इधर बढ़ जाएगा। सही में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो मान लीजिए हम कह देते हैं कि इधर आने वाला जो करंट है वो I1 है और इधर आने वाला जो करंट है बच्चों वो क्या है, I2 है। ठीक है, सही आप लोग को मेरी बात नहीं, ठीक है। तो इस वाले प्रतिरोध में इसको मैं चलिए मैं नाम देता हूँ, ये R1 है, ठीक है, और ये क्या बच्चों R2 है। ठीक है, सही आप लोग को मेरी बात। अब देखिए R1 और R2 में, तो R1 में कौन सी धारा बच्चों, I1 धारा जाएगी, और R2 में कौन सी धारा आएगी बच्चों, I2 धारा आएगी। यानी इन दोनों प्रतिरोधों में धाराएं क्या हो गई, अलग अलग हो गई। और धाराएं अलग अलग हो गई तो बच्चों क्या होता है, ये समांतर क्रम होता है। क्या होता है, समांतर क्रम होता है। ठीक है, तो चलिए लगाते इसके आप सोल्यूशन को। तो लिखेंगे 4 ओम, बस 4 ओम कौन से क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो लिखें, देखिए सोल्यूशन देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही लिखेंगे 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनका प्रतिरोध, ठीक है। सही आप लोगों को मेरी बात। देखिए अब समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो देखिए मैं लगा रहा हूँ फार्मूला, सूत्र लगा रहा हूँ, देखिए हम समझे सूत्र क्या होता है। देखिए इसका ये सूत्र होता है 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए मैं जो प्रतिरोधों को सॉल्व कर रहा हूँ, जो इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, किसके बीच में आ रहे हैं, ये ए और सी के बीच में आ रहे हैं, ये ए और सी के बीच में आ रहे हैं। तो समझने के लिए हम लिख लेते हैं ए और सी।
यानी यहाँ पर जो हम प्रतिरोध निकाल रहे हैं, ये जो बिंदु ए और बिंदु सी इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है हम उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखिए फार्मूला में अब आगे लगाइए, देखिए फार्मूला है सॉल्व करते हैं थोड़ा पीछे से। तो 1/RC AC माफ कीजिएगा इजिकल टू, देखिए 1/R1, तो R1 कितना बच्चों 4 है, तो 1/4 प्लस R2 कितना, देखिए ये भी 4 है, तो 1/4, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और एक और कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही है यहाँ तक बात। तो देखिए आगे हम यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, ये 1/RAC इजिकल टू कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे इस टाइप से बच्चों, ठीक है, तो देखिए इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब आर ए सी की जो वैल्यू आ रही है, यानी ए सी की जो तो प्रतिरोध आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, आपको फाइनल प्रतिरोध आ रहा है बच्चों 2 ओम, यानी आर ए सी कितना आ रहा है बच्चों, ये 2 ओम आ रहा है, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि ये जो प्रतिरोध आ रहा है बच्चों 2 ओम, ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है बच्चों, बिंदु ए और सी के बीच का आ रहा है। सही में आप लोग को मेरी बात ठीक है। अब देखिए बच्चों इन दोनों के स्थान पर एक प्रतिरोध बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, एक प्रतिरोध बनेगा, ठीक है। और वो प्रतिरोध जो होगा वो यानी ये वाला प्रतिरोध बनेगा AC, तो ये क्या होगा, इसके श्रेणी क्रम में होगा, इसके क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है। समझिए आप लोग को मेरी बात, यानी इन दोनों का जो रिजल्ट है बच्चों वो ये है, ठीक है। और ये वाला प्रतिरोध इसके साथ क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा, क्योंकि एक ही लाइन में आ जाएंगे, इन दोनों की जगह एक बनेगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। तो लिखेंगे 2 ओम व 4 ओम, ठीक है, 2 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं बच्चों, किसमें, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों की जगह कितने ओम का बच्चों, 2 ओम का है, और ये कितना 4 ओम का है। तो यहाँ से देखो या ए पॉइंट है और ये क्या बच्चों बी पॉइंट है। तो यानी कहने का मतलब ये हम अब ए और बी के बीच का टोटल प्रतिरोध निकालना है, जिसने कहा था ए तथा बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। ये वाला जो था केवल ए और सी के बीच का था, ठीक है। तो इनका जो रिजल्ट है बच्चों वो ये वाला है, ठीक है। अब ये प्लस ये यानी पूरा ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, यानी पूरे सर्किट का प्रतिरोध निकल कर आ रहा है फाइनल में, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, देखिए आर ए बी समझ लेता हूँ समझाने के लिए। वैसे तो क्या होता है, फार्मूला होता है बच्चों आर इजिकल टू होता है R1 प्लस R2, सूत्र है ये श्रेणी क्रम का स्टैंड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए अब मैं कहाँ से ए और बी के बीच का निकाल रहा हूँ, तो मैं समझने के लिए लिख लेता हूँ बच्चों आर ए बी, क्या लिख लेता हूँ बच्चों आर ए बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वैल्यू को रख लो यहाँ से आर ए बी इजिकल टू हो जाएगा, देखिए ये कितना बच्चों R1 मतलब R1 की वैल्यू ये वाली है आर ए सी, ठीक है। चाहे तो लिख लीजिए यहाँ पे, चलिए मैं लिख देता हूँ आर ए सी प्लस क्या है वो, इसको मैं कहता हूँ R3 लो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आप लोगों को, तो ये R3 हो जाएगा, ठीक है। तो आर ए सी की वैल्यू मेरे पास ये आएगी, ये हो जाएगा बच्चों 2 ओम प्लस 4 ओम, कौन था ये वाला R3, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों कितना आ गया, ये आ गया बच्चों आप लोगों के लिए आर ए बी, यानी जो फाइनल प्रतिरोध आ रहा है पूरे प्रतिरोध का परिपथ का कितना आ रहा है 4 और 2 6 ओम आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है ये 6 ओम आ रहा है। देखिए तो पहले वाले का जो आंसर है बच्चों, इन्हें कहा था ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, तो आर ए बी आ गया कितने ओम का बच्चों, 6 ओम का आ गया, ठीक है। अब आगे का पूछा बच्चों, इन्हें पूछा है धारा का मान बताइए, इस सर्किट के अंदर धारा कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए स्टैंड धारा निकालने के लिए आप देखिए इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ से लगा रहे हैं, धारा यानी आई बराबर होता है बच्चों बी अपॉन आर, क्या होता है बी अपॉन आर, ठीक है। आर कौन सा लिखें, ये वाला लिखें कि ये वाला जो इस सर्किट का पूरा प्रतिरोध का आर है, तो आर पूरा वाला क्या है वो आर ए बी है, यानी पूरे परिपथ का प्रतिरोध क्या बच्चों आर ए बी है, उसको लिख लेंगे। बी क्या बच्चों, जो बैटरी जुड़ी यही बी की वैल्यू है, ठीक है। बी वाला कितना 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको वैल्यू रखकर सोल्व कर लीजिए, तो 6 हो जाएगा बी का मान, और आर ए बी का मान कितना, ये भी 6 है, तो ये 6 से 6 बच्चों कट जाएगा 1 टाइम, ठीक है। तो ये जो आपका धारा आ गया बच्चों, ये धारा जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 एम्पीयर की धारा आ रही है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ा के लिख देते हैं, आई इजिकल टू बच्चों कितना आ गया 1 एम्पियर, ठीक है स्टैंड। अच्छा इस सर्किट के अंदर जो धारा बह रही है बच्चों वो कितनी बह रही है, वो 1 एम्पियर की धारा इसके अंदर बह रही है, ठीक है। अच्छा अब देखिए तीसरा ऑप्शन ने क्या पूछा, ए और सी के बीच का विभव, यानी ए ये वाला और सी ये वाला, इसके बीच का विभव बताना है। ये वाला विभव तो टोटल विभव है पूरे सर्किट के लिए, यहाँ पे कितना विभवांतर होगा ए और सी के बीच को बताना है, ठीक है। चलिए आप बता देता हूँ, देखिए आपका तीसरा ऑप्शन
तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व यहाँ पर हटा देता हूँ इसको। ए और सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध है ना, क्योंकि नीचे साथ स्क्रीन पर आप देख ना पाएँ, ये तो पता है कि हमें निकालना चाह रहे हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन है ए और सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध नहीं, तुल्य विभवांतर, ए व सी के बीच विभव, यही था ना तीसरा वाला। तो देखिए बी इक्वल टू होता है बच्चों आई आर, ओम का नियम लगाएंगे आई आर, ठीक है। तो आर की जगह देखिए हमें ए और सी के बीच का विभव चाहिए, ठीक है, बात सुनिए आप लोग को। तो हम क्या लेंगे धारा, तो देखिए धारा क्या रहेगी आपकी, धारा तो हमने निकाल दी कितनी, 1 एम्पियर की रहेगी, कितनी बच्चों 1 एम्पियर रहेगी। अब आर का रहेगा, देखिए आर वो रहेगा जो ए और सी के बीच का प्रतिरोध है, ए और सी के बीच का प्रतिरोध कितना है बच्चों, ये आएगा आर ए सी, कितना बच्चों 2, ठीक है। तो ये जो विभव आ रहा है, चलो यहाँ समझने के लिए आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी, समझने के लिए कि ए और सी के बीच का विभव निकालना है हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2 वोल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंड ये हमने पहला क्वेश्चन इसका सोल्व कर दिया। याद रखें ये इसका थर्ड पार्ट था बच्चों, क्या था ये थर्ड पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट बच्चों ये है, सेकंड पार्ट बच्चों ये है, और थर्ड पार्ट बच्चों इसका ये है स्टैंड, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आई होगी स्टैंड, ये पहला क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके जो सेकंड क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए, ठीक है, इसको सोल्व करूंगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टैंड, अब मैं इसको यहाँ से रब किए देता हूँ, ठीक है। और देखिए मैं आगे इसका फाइनली आंसर आगे दूसरा वाला सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टैंड, आप लोगों को समझना बार बार बच्चों विशेष रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों से अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करो बच्चों, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, अब देखिए इसका सॉल्यूशन नंबर 2 लगाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलना था, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। देखिए ये देखा 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। अगर बच्चे हम इसको तोड़ कर लिखें तो तोड़ कर लिखेंगे 1 किलोवाट, 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा, 1 घंटा, ठीक है। सही में आप लोगों को अब देखिए स्टैंड, जो 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट ये 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट जो होता है बच्चों वो 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। चलिए देखिए मैं थोड़ा इसमें ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा पीछे से लिख के लेकर आऊँगा। तो ये 1 किलोवाट को लिख सकते हैं बच्चों हम 1000 वाट, 1000 वाट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 घंटे के अंदर बच्चों कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, ठीक है। अच्छा, और हमें करना है इसको सेकंड में, क्या में करना है घंटे को सेकंड में। तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो और हम जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। सही में आप लोग को मेरी बात, तो यहाँ पे मुझे 60 से और ज़्यादा इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। अभी काय में आ रहा है वैल्यू, ये बच्चों अब सेकंड में चेंज हो गया, काय में चेंज हो गया, अब सेकंड में चेंज हो गया। देखिए 1 घंटे में होंगे 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट में होंगे 60 सेकंड, ठीक है। तो कुल मिलाकर 6 गुणा को 3600 सेकंड हो जाते हैं 1 घंटे के अंदर। समझ में आप लोग को मेरी बात, अच्छा ठीक है। अच्छा आगे समझिए। अब देखिए स्टैंड, ये हो जाएगा, देखिए 6 कन 6 कन 36 कन 36 ही हो जाएगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, 3600 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 3 जीरो ये हैं, 2 जीरो हैं, तो कितने 5 जीरो हो जाएंगे बच्चों, कितने जाएंगे 4 5, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आ रहा है बाट, क्या आ रहा है बाट, और यहाँ आ रहा है सेकंड। देखिए यहाँ पे आ रहा है बच्चों बाट, और यहाँ पर आ रहा है ये सेकंड। इसकी मात्रा की बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों 1 किलोवाट घंटा का हमें जूल में रिलेशन निकालना है ना, तो जूल कैसे बनेगा यहाँ पे उसको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्टैंड, देखिए सूत्र होता है P = शक्ति का, क्योंकि जो बाट है बच्चों शक्ति की तो मात्रक होता है। देखिए होता है W/T, क्या होता है W/T, ठीक है। ये सूत्र है इसका शक्ति का, क्या सूत्र है बच्चों, ये शक्ति का सूत्र है, यानी पावर का सूत्र है, ठीक है। अब देखिए शक्ति का मात्रक, ये W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है जूल होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, समय का सेकंड होता है, क्या होता है बच्चों सेकंड होता है। और इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को बच्चों हम बाट लिखते हैं, इसी को क्या लिखते हैं हम बाट लिखते हैं, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे आप इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। तो बाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है, जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं हम किसको, बाट को। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा वोल्ट, जैसे जूल प्रति, जैसे विभव का मात्रक होता है, B बराबर होता है W/Q होता है ना,
ठीक है। तो एक बार जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट लिख देते हैं। इसी प्रकार से जूल प्रति सेकंड को हम क्या लिखते हैं, वाट, तो वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। तो ये जो आप वाट देख रहे हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए तो ये हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, 10 की घात कितनी बच्चे, 5 हो जाएगी। ठीक है, इसको लिख दीजिए, अभी बता रहा था जूल प्रति सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड पहले चल रहा है। ठीक है, सेकंड बच्चों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो, एक पॉइंट लगा के हैं, एक पावर बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा बच्चों 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, JOLE जूल। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। हटा दूँ चीज़ को, समझ में आ गया आप लोगों को। तो स्टैंड 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, ये पूरा फुल फॉर्म होगी 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, वो होता है बच्चों 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगर पॉइंट नहीं आएगा तो पावर कितनी रहेगी बच्चों, 5 रहेगी। ठीक है, आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। और बच्चों यही आपको प्रूव भी करना था, यही आपको निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, वो कितने जूल के बराबर होता है। तो कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 के जूल के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के इसी वीडियो लेक्चर में बच्चों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो लेक्चर कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।